हॉल क्षेत्र क्या होता है ना, सारी चीजें आई। हॉल इफेक्ट की डेफिनेशन है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉल वोल्टेज है, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हेडिंग डालते हैं हॉल इफेक्ट क्या होता है। हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, हॉल प्रभाव। डेफिनेशन सुनना आराम से, और ये डायग्राम मैंने बना दिया है, इन डायग्राम को जरूर बना लेना, क्योंकि नोट्सों में हो सकता है डायग्राम पूरे ना हो। हालांकि मेन डायग्राम यही है, मेन डायग्राम ये दोनों ही है ना। वो वाला डायग्राम भी बना सकते हो तो अच्छा रहेगा ज्यादा, क्योंकि ज्यादा बड़ा डेरिवेशन तो है नहीं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉल इफेक्ट की डेफिनेशन। हॉल प्रभाव क्या होता है, हॉल इफेक्ट। तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब जानते हो, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है, पहले तो ये देख लो सुनाई दे रहा है कि आपको, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दे रहा हो तो बताना जरूर है ना। अगर किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता है या दिखाई नहीं देता है या स्क्रीन ब्लर वगैरह होती है तो जरूर बताना यार, है ना। चलो, तो ये याद रखना है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉल इफेक्ट की डेफिनेशन की। तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है कि जो करंट है उसमें फ्लो होना चाहिए। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा तार, ऐसा वायर, ऐसी रोड जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, उसको बोलते हैं हम करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, या इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये एक्स में है, तो आपने मान लो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अप्लाई कर दिया, जेड में। कहाँ कर दिया अप्लाई, जेड में। तो बच्चों इन दोनों के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट। एक बार फिर सुनो, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के, या ऐसा बोल सकते हैं जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर है। जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट। जब भी हम किसी धारावाही चालक तार को एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक तार के लंबवत है, जब भी हम किसी धारावाही चालक तार को एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक तार के लंबवत है, तो चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक तार दोनों के लंबवत एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रभाव को बोलते हैं हम हॉल प्रभाव। एक बार फिर एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लिया आपने एक रॉड ले ली, क्या ले ली, एक रॉड। ध्यान से सुनना, इस रॉड को मैंने कौन सी डायरेक्शन में रख दिया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख दिया। किस एक्सिस के अलॉन्ग रख दिया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख दिया। मतलब करंट इसमें किधर जा रहा है, इधर। इस रॉड में करंट कहाँ जा रहा है, इधर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करंट फ्लो हो रहा है। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जेड में। कहां पर, जेड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट हो जाएगा इसके कारण। कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है। भाई एक रॉड रख रखी है आपकी एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अप्लाई किया है, जेड में। मतलब इस रॉड को आपने जो रखा है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जो इसके परपेंडिकुलर है। मान लो वो जेड में है तो जेड में ऐसे लिख दी। तो बच्चों इन दोनों के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसी इफेक्ट को बोलते हैं हम हॉल इफेक्ट। अभी देखते हैं कैसे जनरेट होता है। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम हॉल इफेक्ट। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसी प्रभाव को बोलते हैं हम हॉल प्रभाव। और इस फील्ड को बोलते हैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड को क्या बोलते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन है इसकी। बताओ कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं
जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है, किसके, करंट कैरिंग कंडक्टर की। तो दोनों के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, हॉल प्रभाव यानी हॉल इफेक्ट। ठीक है, चलो तो डायग्राम पे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन इसका छोटा सा है, फिर डेरिवेशन करेंगे। ये रहा बच्चों इलेक्ट्रॉन, और ये रही उसकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको, अनुगमन वेग बोलते हैं। देखो, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई किया है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में। जरा ध्यान से सुनना, एक अलग से डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। मान लो ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, प्लस और माइनस। करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस फॉलो होती है कि नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा, वो भी प्लस से माइनस होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है या करंट की अपोजिट होती है, एक ही बात है। बच्चों एक कंडक्टर है, आपने कंडक्टर कौन सा लेना है जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, है ना। मान लो इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल को मैंने प्लस और माइनस से जोड़ दिया, तो करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये होगा एक्स डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में जाएंगे आप, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नेगेटिव में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, जिस वेग के साथ जाएगा, उस वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। उस वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। उस वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल ऐसा डायग्राम है कि भाई करंट वाला, जो करंट कैरिंग रॉड ली थी ना आपने, करंट इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर होगा, किस वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा, करंट इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, किस वेग के साथ, vx के साथ। उस वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आते हैं इस पर, मैंने क्या बताया था कि रॉड को कहाँ रखना है, ऐसी जगह रखना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है। करंट कैसे हो जा रहा है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड आपने चुंबकीय क्षेत्र कहाँ लगा दिया बच्चों, जेड में, तो ये रहा, उसको मैंने डिनोट कर दिया है एच जेड से, किससे, एच जेड से, एच जेड से। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ है, एच जेड, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, जेड डायरेक्शन में हो गया। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आने वाला है, और इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे क्यों बनाया कि भाई नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, ऐसा क्यों बनाया, बहुत सुन लो जरा ध्यान से। बच्चों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है वो सुनो। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है आपकी करंट की डायरेक्शन, और ये रहा आपका फोर्स की डायरेक्शन। जब भी आप किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो वहां पर उस पर एक लॉरेंज फोर्स काम करता है हमेशा, और वो केवल तभी काम करेगा जब वायर में करंट हो और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, किसी वायर में अगर कोई करंट फ्लो होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ही फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी फोर्स पैरेलल में नहीं लगता, परपेंडिकुलर में ही लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कैसे भी लग जाता है, क्योंकि वहां थीटा का कोई काम नहीं रहता है, क्यू ई लगता है ना, और यहाँ बी क्यू बी साइन थीटा लगता है। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने वायर में जो करंट लिया है, वो मैंने अगर मान लो एक्स में लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर लिया है जेड की तरफ, अंदर लिया है जेड की तरफ ये, या बाहर भी ले सकते हो, बाहर भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उससे डेरिवेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे डेरिवेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ बाहर की तरफ ले लिया, बाहर की तरफ लिया है तो तभी तो डॉट लिखा है, अंदर लेते तो क्रॉस लिखते। समझ में आ रहा है, बाहर लिया है तो डॉट लिखा है, अंदर लिखते तो क्रॉस लिखते, तो यहाँ बाहर ले लिया है, बाहर का मतलब प्लस जेड, अंदर मतलब माइनस जेड। ठीक है, तो बच्चों देखो करंट ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ये रहा, ठीक है, करंट ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ये रहा, फोर्स देखो किधर लगने वाला है, नीचे की तरफ। बताओ, करंट इधर है,
मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फोर्स किधर लगने वाला है, नीचे की तरफ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब कि यह हुआ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले सरफेस पर एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स लग रहा है वो मैंने निकाल लिया कि नीचे की तरफ है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे वाली सरफेस पर एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन तो हर जगह थे, इलेक्ट्रॉन तो हर जगह थे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, नीचे आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ निगेटिव यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, प्लस। यहाँ क्या बच गया, प्लस। तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल विद्युत क्षेत्र। और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम हॉल पोटेंशियल बोलते हैं, और इसी इफेक्ट को बोला जाता है हॉल इफेक्ट। इस डायग्राम में, इस डायग्राम में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये वाला डायग्राम को बना लेना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग तो यही कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निगेटिव नीचे वाले सरफेस पर आ गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी को होल कहा जाता है, होल को प्लस लिखा जाता है। तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, प्लस से माइनस नीचे की तरफ, माइनस वाई डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन में। इसी को बोलते हैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल विद्युत क्षेत्र। मान लो किसी बच्चे ने कहा सर मुझे तो नहीं आया डायरेक्शन वगैरह समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं आता है तो मैथमेटिकल तरीका है। अभी देखो, मैथमेटिकल तरीका भी है बच्चों एक, अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो मैथमेटिकल तरीका भी है। देखो कैसे, डेरिवेशन भी निकालता जाऊंगा, आपको डायरेक्शन भी बता दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लूं, फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फील्ड ई एच, है ना, डायरेक्ट लिख दिया, पूरा नहीं लिख रहा हूं। इस ई एच फील्ड के कारण, इस हॉल विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा उसका वैल्यू हो जाएगा ई इंटू ई एच। ठीक है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ई इंटू ई एच, ई इंटू ई एच। इस हॉल फील्ड के कारण जो चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। इस पर कितना फोर्स लगेगा, ई इंटू ई एच। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी बता रहा हूं आपको, और मैग्नीट्यूड भी बता रहा हूं, दोनों। चलो, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एच जेड। एच जेड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला लॉरेंज बल निकालने वाले हैं, लगने वाला लॉरेंज बल निकालते हैं। अब देखते हैं लॉरेंज बल की डायरेक्शन क्या होगी, आप खुद ही समझ जाओगे। अगर मान लो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं आता है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वैसे निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालें, फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम फॉर्मूला होता है बी क्यू बी साइन थीटा। थीटा तो 90 डिग्री पहले ही हो गया, क्यों, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर मान लिया, करंट इधर मान लिया, तो थीटा तो 90 हो गया, उसको तो भूल जाओ। बी को क्या लिखेंगे, एच जेड। क्यू की जगह क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो देखो वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं, इसलिए सब कुछ लेना पड़ेगा। क्यू की जगह तो आएगा माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्यू की जगह क्या आएगा, माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। या वेलोसिटी देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइड में, माइनस का आई इंटू वी एक्स। उधर है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव साइड में, माइनस ले लिया। बी हो गया, क्यू हो गया, और बी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जेड में, जेड में, तो क्या लिखेंगे, के एच जेड। अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने कहाँ से लिख दिया, बच्चों इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हो, बताओ, बी क्रॉस बी। भाई लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो। तो क्यू की जगह तो माइनस ई, क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है, दिस राशि है। वी किधर जाएगा, नेगेटिव साइड में, तो माइनस का आई वी एच। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका, प्लस जेड में, तो के एच जेड लिख। के क्यों आया, क्योंकि
जेड डायरेक्शन में है ये, इसलिए। अब देखते हैं यहाँ से कितना आएगा, तो बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ई आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा, एच जेड आ जाएगा, और यहाँ आई क्रॉस ये हो जाएगा। अब आई क्रॉस के की वैल्यू कितनी होती है, वो आपने ये पढ़ा होगा, ये वाला रूल, ये आई जे और के, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो माइनस जे हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना, ई वी एक्स एच जेड, और माइनस का जे के, माइनस का जे के आगे लिख देते हैं, माइनस का जे के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ई वी एक्स एच जेड, और माइनस जे कैप का मतलब होता है नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, प्लस जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन, माइनस जे का मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये देखो, लॉरेंट फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन की तरह एक्यूमुलेटेड हो गए नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर कोई नहीं निकाल सकता तो डायरेक्ट तो ऐसे निकाल सकते हो, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्यूमुलेटेड हो। तो नेगेटिव बाई डायरेक्शन में जब इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, या माइनस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ होल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों फोर्स बराबर होते हैं, तो दोनों फोर्स को बराबर कर देंगे। इन इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे बोलो, E इंटू ई एच बराबर क्या लिखें, ई वी एक्स एच जेड, ये आ गया साम्य अवस्था में। ई से ई कट जाएगा तो यहाँ कैपिटल ई एच की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल ई एच, या वी एक्स इंटू एच जेड। दिख रहा है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। सर ये सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपने नीचे की तरफ कराया ना, वो एक बार बता दो फिर से बस। क्यों दुर्गेश, तुम्हें दिख रहा है क्या, ये बताओ पहले, साफ साफ दिख रहा है, बार बार लेफ्ट हो जाते हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं सर दिख रहा है साफ। हाँ, अगर नहीं दिखे किसी बच्चे को तो बताना जरूरी यार मेरे को, है ना, नहीं तो पता चला ब्लर हो रहा हो तो दिख रहा है तो मजा नहीं आएगा। देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये रहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये करंट की डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये लगने वाला लॉरेंज फोर्स। तो ये रहा बच्चों करंट की डायरेक्शन, ये रहा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर इकट्ठे होने वाले, नीचे की तरफ, नीचे वाली सरफेस पर, क्योंकि लॉरेंज फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो जिधर फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, उधर ही सारे के सारे पार्टिकल जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन नीचे के इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ अपर वाली सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अपर वाली सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो गई तो वहां आ गया होल, होल मतलब प्लस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए मतलब माइनस आ गया, माइनस आ गया। तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, उसको हम बोलते हैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल विद्युत क्षेत्र। ये बताओ, अब कोई दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से। नहीं सर ठीक है। चलो, तो ई एच बराबर ये आ गया वी एक्स इंटू एच जेड। डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है इसका ना, मतलब ये मान लीजिए चलो ना के बराबर डेरिवेशन है। चलो इसको मिटाता हूं मैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करने वाले हैं, ई एच निकाल दिया, अब हॉल वोल्टेज भी निकाल सकते, हॉल वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप सभी को मालूम है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ई एच बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ प्लेट एंड डी, ये डिस्टेंस है उन प्लेटों के बीच का। तो यहाँ से हॉल वोल्टेज क्या आ जाएगा, वी एच बराबर ई एच इंटू डी, ई एच की वैल्यू यहां से रख देना, तो वी एच आ जाएगा आपके पास, ई एच कितना आ रहा है, वी एक्स एच जेड इंटू डी, ये आ गया वी एक्स। ठीक है, इसके लिए पूछता है, और क्या पूछ सकता है, हॉल गुणांक पूछ लेता है, हॉल गुणांक पूछ लेगा आपसे।
तो बच्चों हॉल कोफिशिएंट पूछेगा तो उसके लिए भी डेरिवेशन निकाल देना, हॉल कोफिशिएंट के लिए, हॉल गुणांक के लिए। ये सबको मालूम है, जे बराबर होता है माइनस का एन ई वी डी एक्स। ये मैंने पिछले टर्म पे ही बताया था बैच में कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है भाई, वी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग है तो जे वी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, जे बराबर माइनस एन ई बी डी, वी डी की जगह यहाँ वी एक्स। अब क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ से, जे एक्स वी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, ये वी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से भी निकालना है आपको, वी एक्स निकाल सकते हो यहाँ से और वैल्यू यहाँ रख सकते हो। क्या लिखे बताओ, जे एक्स बराबर, यहाँ से वी एक्स की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से वी एक्स की वैल्यू निकाल दो, जहां से आपकी मर्जी करें, उससे डेरिवेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखें। तो वी एक्स निकालेंगे तो यहाँ रखो माइनस का जे, सॉरी माइनस का एन ई, माइनस का, या एक काम करते हैं यहाँ से पहले हम वी एक्स निकालते हैं, तो वी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का जे एक्स अपॉन एन ई, ठीक है, वी एक्स बराबर लिख दिया, माइनस का जे एक्स अपॉन एन। यहाँ से वी एक्स की वैल्यू निकालो और यहाँ रख दो, तो कितना आया, या वी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, देन ई एच कितना आ जाएगा, ई एच बराबर आ जाएगा, वी एक्स की वैल्यू यहाँ रखो माइनस का जे एक्स अपॉन एन ई और एच जे। तो यहाँ से हम लिख देते हैं ई एच बराबर, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ भी रखना है आपको, तो वन अपॉन एन ई और माइनस का जे एक्स एच जे, माइनस को यहाँ भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, वी एक्स की, और ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। माइनस का वन अपॉन एल ई जो होता है उसी को तो बोलते हैं हॉल कोफिशिएंट, उसी को तो बोलते हैं हॉल कोफिशिएंट। तो यहाँ लिखेंगे ई एच बराबर, क्या लिखें, इसको हम बोलते हैं हॉल कोफिशिएंट, आर हॉल, और जे एक्स इंटू, आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर हॉल बराबर माइनस का वन अपॉन एन, हॉल कोफिशिएंट। ये हॉल कोफिशिएंट का डेरिवेशन, कुछ नहीं किया था, यहाँ से वी एक्स की वैल्यू निकाल के वो जो इक्वेशन अभी लिखी थी उसमें रख दिया हमने, इसको बोलते हैं हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट जो होता है उसका यूज हम इलेक्ट्रॉन या होल जो रहते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ होल्स हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसका पता कर सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। प्लस साइन वगैरह भी पता कर सकते हैं, इनका हमें साइन निकालना है तो पता कर सकते हैं। और दूसरा हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, ऊपर प्लस आ गया नीचे माइनस आ गया, तो का मतलब ऊपर होल है नीचे माइनस है, वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, तो इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं हॉल इफेक्ट, इसकी हॉल कोफिशिएंट की मदद से भी। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर आपको ये पता हो, ई तो पता ही है, तो आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन पता कर सकते हैं कि कब भाई साइन कहाँ पर है, कितना है, प्लस है कि माइनस है ना। चार्ज कैरियर का साइन पता करने, चार्ज कैरियर का साइन पता करने, हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने, ये सब याद रखना है। चार्ज कैरियर का साइन पता करने, हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल का पता करने के लिए हॉल इफेक्ट का यूज किया जाता है। ये दो तीन पॉइंट है आपके याद रखने। ये हो गया डेरिवेशन। और सर अकेली अगला अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो जो आगे तक आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी वो उतना हो जाएगा आंसर। क्या, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो वो जो स्टार्टिंग में थी वही तक हो जाएगा। वो वहीं तक हो जाएगा, लेकिन पूरा ही पूछता है वो आपसे डेरिवेशन। अब देखो अगला वाला टॉपिक, स्ट्रेसेस कर्व। अगला वाला है स्ट्रेसेस कर्व। आई एच कर्व भी बोलते हैं इसको, बी एच कर्व भी बोलते हैं। तो बी एच कर्व बनाना हो या आई एच कर्व बनाना हो तो एक ही बात है, ये स्ट्रेसेस कर्व, आई एच और बी एच।
ये IH कर्व और BH कर्व, देखो सुनो, IH कर्व और BH कर्व ब्लर हो रहा है, बोल नहीं दिया सर, करो सही आ बंद रहा कर। है। नहीं, जैसे कई बच्चों को ब्लर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ ना उसमें, लेकिन ये बता दिया करो, मुंह से बोल दिया करो, क्या है कि चल मैं इधर देख रहा हूँ, आपने कर दिया। शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, क्या शर्माना है। आप मेरे से मुश्किल से एक आध महीना छोटे हो गए, मैं आपके लगभग बराबर का ही हूँ। ये कैसे सर, प्रूव तो करो। है पिछेटन प्रूफ, पे देखो मेरी पिछेटन पे तो मेरी कहेंगे भी दाढ़ी, मेरा बुढ़ापा प्रूफ आ गया। ऐसे हो गया है, मेरी भी दाढ़ी मूछ नहीं है, आपकी भी नहीं है, हो गया प्रूफ। ये तो एक आध महीने का अंतर है मुश्किल से बस। आप जब हुए थे ना, तब मैं मान के चलो, आप जब पेट में थे तब मैं निकल आया था, बस एक आध 2 महीने का अंतर है। चलो, शादी अभी कहाँ हुई है भैया, अभी कहाँ है, अभी टाइम लगेगा, करेंगे शादी, एक टाइम के बाद करेंगे। अंदर मैडम सुन नहीं होंगी धीरे। मैडम तो ऊपर है, उन्हीं के चक्कर में तो नीचे पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो उनने सुन लिया तो आफत हो जाएगी। सर 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 हैं? दूसरी कर लो ना। दूसरी? हाँ तो देखना यार कोई दूसरी, फिर बताना। मैं करवा दूंगा सर। अच्छा, करवा दोगे? हाँ कुछ पैसे वैसे तो लोगे? नहीं सर, और लौट के ही दिलवाऊंगा। अच्छा चलो, तो 3 लाख रुपया, 3,11,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल। नहीं सर, 11 लाख रुपए एक गाड़ी 4 पहिया की। तो ठीक है यार, तो बन जाएगी यार बात। सर दूसरी के मोरन क्रेटा लिए, दे, गैराज। दूसरी के लिए डन रहा। फॉर्च्यूनर दे पाऊंगा सर। देखना, पता चला लड़की भी न मिले। मैडम से बात करूंगा सर पहले। चलो, डायग्राम मैं नहीं बना रहा, क्यों डायग्राम क्यों नहीं बना रहा, कि मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, तो डायग्राम इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि डायग्राम बनाते बनाते समझाऊंगा, जल्दी समझ में भी आ जाएगा आपको। देखो, जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फेरोमैग्नेटिक सबसे बेस्ट है। यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लोह चुंबकीय पदार्थ, कोई भी ले सकते हो, लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ग्राफ सबके लिए मिलता है ना। किसी के लिए स्ट्रेसेस लॉस ज्यादा मिलते हैं, किसी के लिए कम मिलते हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं भी आपको। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, क्लास इसी टॉपिक के बाद खत्म होगी, ये जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाएगी। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैग्नेटिक मटेरियल हमने ले लिया, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, कोई मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, मान लो ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो बच्चों इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है, ये जितने भी इसके अंदर पार्टिकल हैं, सबको मालूम है मटेरियल जो होता है कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है। या किसी भी हम जब किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, पदार्थ जो होता है वो कई सारे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ जो होता है वो कई सारे कणों से मिलकर बना होता है। तो जब हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जितने भी इसके अंदर पार्टिकल हैं, इन सब पार्टिकल को हम डोमेन नाम देते हैं। क्या देते हैं? डोमेन। क्यों देते हैं? उसका रीजन ये है कि जैसे मान लो, यहां देखना जरा ध्यान से, अब मैं आपसे कहूं कि इस वाले पार्टिकल पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो आप कहोगे, इस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्टिकल पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो आप कहोगे एक ये लगा रहा है, 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 मतलब सारे ये इसके आसपास जितने भी फोर्स लगा रहे हैं। क्या ये वाला पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा? आपको वो नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका इस पर लगाने वाले फोर्स पार्टिकल कितने हैं?
फोर्स लगाने वाले पार्टिकल ये है, तो ये इसका डोमेन हो गया। समझ में आ रहा है? ये इसका डोमेन हो गया। जैसे अपना घर किसी कॉलोनी में मान लो बना हुआ है, उसके आसपास वाले जो पड़ोसी होते हैं, सामने वाले पीछे वाले, वो आपके डोमेन हो गए। किसी भी चीज की अगर आपको आवश्यकता होती है या कोई प्रॉब्लम मान लो कोई क्रिएट करता है तो आसपास वाले करेंगे, या फिर मान लो किसी चीज की आवश्यकता हो तो मदद भी कोई करेंगे, है ना। दूर वाला नहीं आएगा कि कॉलोनी सुरेश नगर है, गोले का मंदिर वाला आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, वो तो केवल इंसानों की बात है, लेकिन यहाँ पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए बुकों में लिखा रहता है डोमेन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है उसके आसपास का एरिया, जहां तक ये फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां तक ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। तो जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को या किसी सब्सटेंस को या किसी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो बच्चों अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? मान लो ये रहा एन और ये रहा एस, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सभी डोमेनों के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। बताओ, जितने भी डोमेन है इसके अंदर, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने का मतलब होता है इन सभी पर एक फोर्स लगने लगेगा, जिसकी डायरेक्शन ये रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? सबकी डायरेक्शन, सब पर फोर्स ऐसे लगेगा, इसी डायरेक्शन में। यहाँ डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये लग रहा है देखो फोर्स पर डायरेक्शन में। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, इसकी दिशा क्या है? ये रही। तो सभी पार्टिकल के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी वो सब इस डायरेक्शन में आ जाएगी। जैसे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है मान लो सपोज पर, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, अब आपने क्या किया, मैग्नेट को हम हटा दे, मैग्नेट को हमने हटा दी। तो मैग्नेट को हटाने के बाद यानी इसको डीमैग्नेटाइज कर दिया, विचुंबकित बोलते हैं। डीमैग्नेटाइज कर दिया, विचुंबकित कर दिया। अब क्या होगा? मैग्नेट को हटाने के बाद क्या होने वाला है? विचुंबकित कर दिया। ये जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में आ गया, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इसमें आ गया, 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 ये इधर ही रहा, ये इसमें आ गया, इधर आ गया। ये ओरिजिनल फॉर्म थी उनकी। ये वाली फॉर्म क्या थी? ओरिजिनल थी। ये उसी डायरेक्शन में रहा। ये ओरिजिनल फॉर्म थी। कौन सी वाली? इधर थे बेचारे सबके सब। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सब पर फोर्स इधर लगा, तो सब इधर हो गए, सब इधर हो गए, सारे के सारे डोमेन इधर हो गए। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया, तो आप ध्यान से देखें, ये वाला जो देख रहे हो ये अभी भी उसी डायरेक्शन में है, ये वाला देख रहे हो ये भी अभी भी उसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद बाकी तो सारे डीमैग्नेटाइज हो गए विचुंबकीय, लेकिन इनमें अभी भी किसका किसकी प्रॉपर्टी बची हुई है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है। ये नहीं आई, ये बहुत ढीठ थे, ये नहीं आई वापस इनिशियल पोजीशन में। इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है। अब आप क्या करोगे? इनको इस डायरेक्शन में लाने के लिए, इनको इस डायरेक्शन में लाने के लिए क्या करोगे? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। मान लो आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन, इनको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, विचुंबकित करने के लिए फिर से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तो बाकी तो इस डायरेक्शन में है, उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये इस डायरेक्शन में आप लेके आए, इनको डीमैग्नेटाइज किया, तो जब आप इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाओगे, वर्क करोगे, तो एनर्जी लॉस होगी, और उसी को हम स्ट्रेसेस लॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेसेस लॉस बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा बेसिक था, अब मैं ग्राफ से क्लियर करूंगा। एक बार जल्दी से बोल देता हूं कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर सारे के सारे जो डोमेन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो डोमेन जो रहते हैं वो डीमैग्नेटाइज होते हैं। लेकिन उसमें से कुछ डोमेन ऐसे रहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद उसके अंदर फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची रहती है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो सारे के सारे डोमेन इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन कुछ डोमेन ऐसे रहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहते हैं।
उनको फिर से डीमैग्नेटाइज करना है, वापस इनिशियल पोजीशन में लाना है, तो हमें एक फोर्स और लगाना पड़ता है, जिस फोर्स का नाम क्या है अभी बताऊंगा आपको। और एक फोर्स लगाना पड़ता है, और इसमें जो एनर्जी वेस्ट होती है या एनर्जी का जो लॉस होता है उसको हिस्टैरिसीस लॉस आ जाता है। जब भी हम किसी चुंबकीय पदार्थ को या जब भी हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, तो चुंबकीय पदार्थ के अंदर या पदार्थ के अंदर उपस्थित जितने भी डोमेन है, सबके सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं। और जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं, जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं, तो सारे के सारे जितने भी डोमेन है वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ डोमेन ऐसे रहते हैं जो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं, मतलब उसमें चुंबकीय गुण अभी भी बना रहता है। तो इनको वापस विचुंबकित करने के लिए हमें विपरीत दिशा में एक बल लगाना पड़ता है। उस बल का नाम होता है वैसे निग्रह बल, अभी बताऊंगा। वैसे उस बल को हम निग्रह बल के नाम से जानते हैं, और वो केवल किसके लिए करते हैं हम यूज, वापस इनको इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए। ठीक है, तो ये हम बताते हैं आपको ग्राफ से। सुनो, एक चीज और सुन रहे, जैसे ही आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए, तो एकदम सारे के सारे सबके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एकदम नहीं आ जाएगी, है ना? समझ में आ रहा है? सबके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। जैसे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अब मेटल पर आपने मान लो लाइट को फॉल करवाया, तो ऐसा तो है नहीं यार कि जैसे ही लाइट को फॉल करवाया इलेक्ट्रॉन तुरंत गायब वहां से, एकदम नहीं होता है। जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पहले जाएंगे, फिर उसके बाद वाले। टाइम नहीं लगता है उसमें, टाइम नहीं लगता है, लेकिन नंबर किसका पहले है? सरफेस वालों का। तो ऐसा ही यहाँ पर है। तो सबके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है एकदम नहीं आती। जैसे मान लो इनके अंदर आ गई जल्दी, फिर इनके बाद कुछ नैनो सेकंड के बाद इनके अंदर, कुछ नैनो सेकंड के बाद इनके, समझ में आ रहा है? ये रहता है। तो देखो ग्राफ से ध्यान से देखना, आई और आज एच के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। आई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता। आई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता। और एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र। बच्चों आई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता, और एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो बच्चे मुरार में आते हैं उनको मैं मतलब जब मंडे को क्लास लूंगा तब इनकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। काटीपुर वाले बच्चों को तो लिखवा चुका हूँ, तब मैं इनको आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या है ना। एक क्वेश्चन रह जाएगा आपका, वो समझाऊंगा मैं आपको, तब ये सारी चीजें और बताऊंगा। तो आई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता, और एच होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो इनके बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसको हम आई एच कर्व या बी एच कर्व के नाम से जानते हैं। क्योंकि आई और एच के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे या बी और एच के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ जो होता है वो एक जैसा ही बनता है। ठीक है, तो आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता, और एच होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र। इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या किया था, एक पदार्थ लिया था, एक सब्सटेंस था जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था। अब जैसे ही रखेंगे तो सबके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? मतलब सारे के सारे डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते जाएंगे। देखो अलाइन होते जाएंगे, ध्यान से सुनते जाना। तो इसका मतलब ये हुआ एच बढ़ता जाएगा तो आई भी बढ़ता जाएगा। एच का मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच बढ़ता जाएगा तो आई भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को। जैसे एच बढ़ा मतलब जैसे 4 डोमेन, मान लो आपके पास 10 डोमेन है। 10 डोमेन का मतलब समझ में आ रहा है? आप तो 10 पार्टिकल मान लो यार, 10 में से मान लो एच को बढ़ाया, 2 पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए, 2 और आ गए, 2 और आ गए, 2 और आ गए, मतलब 10 हो गए। सबके सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एच को बढ़ाते जाएंगे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा ओ से लेकर ओ ए। अब आपने क्या किया था, अब इसके बाद भले ही एच बढ़ाते जाओ, जब सभी के सभी डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ चुके हैं, फिर बच्चों अगर आप एच को बढ़ाते हो तो फिर किसको लाओगे? सब तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ चुके हैं ना। अब आप एच को बढ़ा रहे हो जबरदस्ती, बढ़ाते जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? आई थोड़ी ना बढ़ेगा, क्योंकि आई का मतलब होता है सारे डोमेन आ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सब डोमेन आ चुके हैं। अब भले ही बढ़ाते जाओ,
किसी का परसेंटेज 100 बन गया, 100% से ज्यादा बनता है कि किसी का, फिर मान लो वो बच्चा और मेहनत कर रहा है, क्या मतलब है उसकी मेहनत करने का, 100% तो बना चुका है वो। ऐसे सारे डोमेन तो आ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब आप एच को बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? तो आई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। इधर आप लेके जाओगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, आई सैचुरेटेड हो जाएगा। ये रहा एच मैक्सिमम, यहाँ तक ही आप बढ़ा सकते हो, और इस पर आई हो जाता है सैचुरेटेड सेंट्रल। इसके बाद आप आई को अगर बढ़ाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आई क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, सेंट्रल हो जाएगा। अब आपने क्या किया था बताओ? फिर आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, मतलब एच को हटा दिया, एक तरीके से एच को हटा दिया। तो बच्चों एच को अगर आप हटाओगे तो क्या होगा? मैंने क्या कहा था, सारे के सारे डोमेन मैग्नेटिक फील्ड जो इनिशियल पोजीशन थी ना उसमें आ जाएंगे, लेकिन 2-4% फिर भी रह जाते हैं। समझ में आया? जैसे ही आप एच को हटाओगे तो सब डोमेन तो इनिशियल पोजीशन में आ रहे हैं, लेकिन 2-4% फिर भी रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एच को रिमूव करोगे, मतलब एच को जीरो करो, एच को जीरो करोगे तो ये लो ग्राफ को मैं पलट के ले आया इधर, समझ में आ रहा है? ग्राफ को मैं इधर ले आया, एच को हमने जीरो कर दिया। क्या बच्चों एच को जीरो करने के बाद आई जीरो हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ डोमेन तो अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई उसके अंदर। भाई 10 थे, 10 में से 8 आ गए अपनी इनिशियल पोजीशन में, 2 बचे हुए, उनके पास अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची है। मतलब एच को जीरो करने पर आई जीरो नहीं हुई, आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है। इसी को बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी, धारणशीलता। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी, धारणशीलता, धारणशीलता, रिटेंटिविटी, धारणशीलता। अब आप क्या करोगे? अब आपका क्या किया है भाई, उन दोनों को भी आपको वापस लाना है, उन दोनों को भी वापस लाना है। तो क्या करोगे? अब आप मैग्नेटिक फील्ड को इधर अप्लाई कर देना। जैसे पहले दस इधर थे, समझ में आ रहा है? 8 इधर आ गए, और 8 इधर आ गए, और 2 आपके क्या है, उधर ही है। अब आप क्या करोगे भाई, 8 इधर तो है, अब मैग्नेटिक फील्ड को इधर अप्लाई कर देना, मैग्नेटिक फील्ड को एच को इधर अप्लाई कर देना, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, या फोर्स लगाना पड़ता है, या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना। मान लो इधर आपने अप्लाई किया, तो 8 तो इधर है ही, 2 को और लेके आना है, उन्हीं के लिए ये सब कम करना पड़ रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है मैग्नेटिक फील्ड को, तो ध्यान देखना, आई तो जीरो हो गया, हो गया क्या नहीं हो गया? यहाँ तो आई जीरो हो जाएगा, तो आई जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया है, क्या एच जीरो है? यहाँ पर नहीं है, नहीं है ना, एच जीरो नहीं है, आई जीरो हो गया। इसको बोलते हैं, ये बी मान लिया, इसको सी, इसको कोरेसिविटी बोलते हैं, और यहाँ पर लगने वाले फोर्स को सर कोरेसिव जब फोर्स एच बोलते हैं। जीरो था तो आई जीरो हो गया था सर, मतलब जब एच को जीरो किया तो उसी समय आई जीरो कैसे हो सकता है? आई जीरो नहीं होगा ना कहाँ है एच? एच जीरो कहाँ है? सर? जैसे ही एच जीरो मतलब थोड़ा कम करेंगे तो उस समय आई आई जीरो कहाँ हो रहा है? यहाँ पर देखोगे तो एच जीरो, लेकिन आई जीरो नहीं है। आई जीरो है क्या? नहीं है। यहाँ पर आई जीरो हो गया क्योंकि नीचे आ गए ना ग्राफ, लेकिन एच जीरो नहीं, एच नेगेटिव है कुछ। बताओ क्या पूछना चाह रही है वंशिका? आ गया सर, आ गया, ठीक है ठीक है। तो हमने क्या किया, नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों अप्लाई किया भाई? जो दो थे ना वो ढीठ थे, वो आ ही नहीं रहे थे इधर, तो इस डायरेक्शन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ा, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव में जाना पड़ा मुझे, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ा। तो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो देख सकते हो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो है यहाँ पर, ओसी है कि नहीं, लेकिन आई जीरो हो गया, आई जीरो हो गया। इसको बोलते हैं निग्रह बल, और इस गुण को बोलते हैं निग्राह्यता, कोरोसिविटी बोलते हैं इसको, कोरोसिविटी या कोरोसिव फोर्स। फिर आप क्या करोगे? फिर वही आपसे फिर एक ही काम है यार, कि फिर आप ग्राफ को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे। ये ग्राफ मैं एक बार बना दूं, वैसे यहाँ तक ही पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग है, आप ये फ्री हैंड से बनेगा इस टाइप से। फिर आप एच की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो वही काम आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा, यहाँ एच का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा,
एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो नेगेटिव में भी आप ग्राफ को एक डेफिनेट पॉइंट तक बढ़ा सकते हो जब तक सारे के सारे डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो जाते। फिर वही काम होगा यार आपका, ये मान लो सी और डी ई, फिर वही काम होगा कि इस पॉइंट पर आने के बाद देखोगे यहाँ पर तो किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एच की वैल्यू, लेकिन आई कुछ ना कुछ रहेगा, आई कुछ ना कुछ रहेगा, फिर वही ग्राफ वापस रिपीट होता जाएगा। तो यार जब आप मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करोगे और डीमैग्नेटाइज करोगे तो इस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, इसी को हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं और इस कर्व को बोलते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। जब किसी पदार्थ को बार बार चुंबकित किया जाता है और विचुंबकित किया जाता है, फिर चुंबकित करेंगे फिर विचुंबकित करेंगे तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है और इसी को बोलते हैं हम शैथिल्य हानि। क्या बोलते हैं, शैथिल्य हानि। ये होता है आईएच कर्व। और एक डेरिवेशन कराता हूँ छोटा सा, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसको बोलते हैं धारणशीलता, रिटेंटिविटी। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। जो मैग्नेटिज्म बचा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच जाती है उसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी भी बोल सकते हैं, धारणशीलता, दोनों में कुछ। चलो मिटाता हूं इसको। अब है शैथिल्य हानि का व्यंजक। अगला है आपका शैथिल्य हानि के लिए व्यंजक, डेरिवेशन फॉर हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, शैथिल्य हानि के लिए व्यंजक, डेरिवेशन फॉर हिस्टैरिसीस लॉस। तो देखो जरा ध्यान से, शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि के लिए व्यंजक, के लिए व्यंजक, डेरिवेशन फॉर हिस्टैरिसीस लॉस, डेरिवेशन फॉर हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, शैथिल्य हानि के लिए व्यंजक, डेरिवेशन फॉर हिस्टैरिसीस लॉस, डेरिवेशन फॉर हिस्टैरिसीस लॉस। देखो जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल या कोई मैग्नेट बोल देते हैं, मैग्नेट है मालूम, ये मैग्नेट है आपका एन और एस, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपने मान लिया कैपिटल एम, क्या मान लिया, कैपिटल एम। और बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी इस डायरेक्शन। जब हम किसी मैग्नेट को या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जब हम किसी चुंबक को या किसी चुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखती थी, मान लो, तो आपको मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर होगा m cos थीटा और एक इधर होगा m sin थीटा। जब भी हम किसी मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखते हैं तो इसके दो कंपोनेंट हैं, m cos थीटा, m sin थीटा। जब किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए हम रखें तो इसके दो घटक होंगे, एक तो m cos थीटा, एक m sin थीटा, होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो जरा डेफिनेशन, द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट in direction of magnetic field is called intensity of magnetization. The component of magnetic moment in direction of magnetic field is called intensity of magnetization. चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण का जो घटक होता है उसको चुंबकन तीव्रता कहते हैं, ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण का जो घटक होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सभी डोमेन के लिए लिख रहा हूं मैं, तो n लगाना पड़ेगा मुझे, n नंबर ऑफ डोमेन होता है और जितने भी इसके अंदर सब जितने भी डोमेन है इस मटेरियल के अंदर सबके लिए लिख दिया मैंने, सबके लिए लिख दिया, ठीक। और m sin थीटा क्या होगा, समेशन m sin थीटा, सभी के लिए, वो किसी के बराबर नहीं होगा, उसको 0 लिखा जाए। ये तो डेफिनेशन होती है, इसको इसका यूज भी नहीं है आपका, ये डेफिनेशन होती है। The m cos theta magnetic moment in the direction of magnetic field, ये है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैग्नेटिक मोमेंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण का घटक,
ये चुंबकीय आघूर्ण है। कोई भी मैग्नेट हो, हर मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मोमेंट तो रहता ही है यार, हर मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मोमेंट तो रहता ही है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर क्या होता है, स्मॉल m होल स्ट्रेंथ इनटू n और s के बीच का डिस्टेंस, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के पास डाइपोल मोमेंट रहता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट इक्वेशन ये लिख दिया है, इसका मैं डिफरेंशियल करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन पहले करके रख देता हूँ। डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई का डिफरेंशियल हो जाएगा डी आई, इधर से कर देते हैं डी आई बराबर समेशन एम, एम cos थीटा का डिफरेंशियल करेंगे sin थीटा, तो माइनस का m sin थीटा और थीटा का डी थीटा। थीटा कितना भी हो सकता है, 30 40 50, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर, ये डिफरेंशियल करके मैंने पहले रख दिया, माइनस को भले ही बाहर लिख दिया, क्या लिख दिया m cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो माइनस बाहर लगा तो थीटा का डी थीटा। इसका कोई यूज नहीं होगा, इसकी आपकी मर्जी है, वो तो लिखना है लिख देना, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन का फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला माइनस का पीई cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, यू बराबर माइनस का पीई cos थीटा, पीई cos थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला डी डब्ल्यू बराबर, अभी डी डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, माइनस का पी, पी की जगह आ जाएगा एम, यहाँ पी होता है डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण, पी होता है डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, cos थीटा रहता है, क्योंकि ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, ये सब भूल जाते हैं। माइनस का एम परसेंट, उसका कारण ये है कि ये 12th में था, यहाँ नहीं है आपका। ठीक है, ये आ गया डी डब्ल्यू बराबर वर्क इक्वल टू, सॉरी टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो, टॉर्क का टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता था, इसको बताता हूँ, पी साइन थीटा होता है टॉर्क, वर्क नहीं वर्क, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, तो टॉर्क आ जाएगा टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, टॉर्क आ जाएगा एम बी साइन थीटा या पी साइन थीटा होता था। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क बराबर, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लो डी थीटा है, वर्क क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो ये मैग्नेट है आपका, इसको रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, डी डब्ल्यू बराबर ये आ जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, माइनस का आएगा क्योंकि अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, नहीं आया सर में। देखो टॉर्क का फॉर्मूला तो ये फिक्स रहता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है बलागुण, और ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है एम बी साइन थीटा। वर्क आपको निकालना है, वर्क को ही एनर्जी बोलते हैं, तो क्या करना है सुनो जरा, ये मैग्नेट रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, वर्क कब निकलता है, जब आप इसको रोटेट करेंगे, जब आप रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आप इसको इधर रोटेट करेंगे तो वर्क करना पड़ेगा आपको। और वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों टाउ इंटू डी थीटा। पूछो ये कैसे होता है, क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, बलागुण क्यों आएगा, क्योंकि रोटेट कर रहे हो, धकेलते हैं ना तो फोर्स आता है, और डी थीटा रोटेट करने में वर्क निकालना पड़ता है पहले, डायरेक्ट थीटा नहीं डी थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करोगे आप, तो डी डब्ल्यू बराबर जाएगा माइनस का टाउ इंटू डी थीटा, लिख देता हूं, डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा माइनस का टाउ इंटू डी थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर बच्चों आ जाएगा माइनस का टाउ की जगह आ जाएगा एम बी साइन थीटा और डी थीटा, और सभी डोमेन के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए आप क्या लगा दोगे, इधर एन लगा देना, सभी डोमेन के लिए निकाल रहे हैं ना, सारे डोमेन रोटेट करेंगे, जब आप रोटेट करोगे इसको माइनस का समेशन एन, तो ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा डी, सब डोमेन के लिए लगा रहे हैं।
क्योंकि जब आप रोटेट करोगे तो सारे डोमेन रोटेट करेंगे, तो ये लगा देना। तो बच्चों क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर समेशन एन, अब ध्यान से देखो, एम साइन थीटा डी थीटा और माइनस एम साइन थीटा डी थीटा और माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी आई। तो यहाँ से आ जाएगा बी डी आई, बी डी आई। ठीक, पिछले टर्म पे जिस बच्चे ने, जैसे मुरार में तो नहीं बताया, लेकिन खाटीपुर वाले बच्चों ने बताया था, मुरार वाले बच्चों को कल बताऊंगा, बी बराबर म्यू जीरो सर सिग्मा एन, सर सिग्मा एन हट जाएगा ना? सिग्मा एन क्यों हट जाएगा? डी आई सब बराबर डोमेन यही के तो लिए, था ना, सिग्मा एन एम माइनस के एम साइन थीटा डी हाँ थीटा। हाँ 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 हाँ, तो हट जाएगा। ठीक ठीक ठीक, सिग्मा एन हट जाएगा, बिल्कुल सही है। सिग्मा एन इसलिए हट जाएगा क्योंकि सिग्मा एन था ना यहाँ पे, सही है। तो बी बराबर म्यू जीरो एच प्लस आई का रिलेशन होता है बी एच और आई। बच्चों आपने सेकेंड ईयर में बी एच में रिलेशन पढ़ा होगा, बी बराबर म्यू जीरो एच प्लस एन, यहाँ बी एच आई में रिलेशन होता है। जो काम वहां एन करता था वो यहाँ आई करता है, बी एच आई में रिलेशन। क्योंकि यहाँ एम को मैंने मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया है, इसलिए मुझे यहाँ आई को, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई लिखना पड़ रहा है। वैसे मालूम है आपको, चुंबकन तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिनोट करने के दो सिंबल होते हैं, एक आई और एक एम, लेकिन यहाँ मैंने जानबूझकर आई लिया है क्योंकि एम को मैंने मैग्नेटिक मोमेंट बोल दिया है, चुंबकीय आघूर्ण। सीधा सीधा बोल सकते हैं यार, बी बराबर म्यू जीरो एच प्लस आई रिलेशन होता है, जिसको याद करना है। यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ से आई की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, आई बराबर बी अपॉन म्यू जीरो माइनस एच। आई बराबर निकालेंगे तो इसको डिवाइड में ले जाओ, ये वैल्यू यहाँ रख देना। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, बी डी और आई की जगह रखा जाएगा बी अपॉन म्यू जीरो माइनस एच। ये रिलेशन होता है, इसको तो याद ही करना है सब बच्चों को। ये डिवाइड में जाएगा, आई की वैल्यू निकाल लेंगे और ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा बी मल्टीप्लाई करो बी डीवी, बी डीवी और वन अपॉन म्यू जीरो तो है, बी डीवी वन अपॉन म्यू जीरो तो है, और इसमें कर दो माइनस का बी डी एच। अब टोटल निकाल दो, टोटल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, टोटल निकालेंगे, यहाँ टोटल मतलब पूरा रोटेट कर दिया, और टोटल निकालेंगे वर्ग, तो कितना आएगा, हो जाएगा। लेकिन इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, कैसे कोई नहीं लिखता कि बी बाहर डी एच का है, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं माइनस एरिया ऑफ बी एच लूप, ऐसे लिखते हैं। भाई बी बाहर आ जाएगा और डी एच आएगा तो बी इंटू एच क्या हो गया, एरिया ही हो गया, तो लिखते हैं ऐसे हम, एरिया ऑफ बी एच लूप माइनस बी आएगा ना, माइनस माइनस लिख तो दिया एरिया ऑफ बी एच लूप, या तो ऐसे लिखो माइनस बाहर बी इंटू एच लिख दो, या ऐसे लिखा करो माइनस एरिया ऑफ बी एच लूप, ऐसे लिखते हैं। और एक बार वैल्यू यहाँ भी रख, एक बार वैल्यू यहाँ भी रखो एच की, पहले इसको लिखो, मैं मिटाता हूँ, इसको लिख लो, लिखना है तो चलो मिटाते हैं।
एक बार वैल्यू ये वाली फिर से रख दो, ये वाली वैल्यू फिर से रखो तो एक बार आ जाएगा। इसी वर्क को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। एक बार फिर रखो यहाँ पर b बराबर ये वाली वैल्यू, तो w बराबर आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन b की वैल्यू रखो u 0 h प्लस आई इंटू में dh, मल्टीप्लाई करो, म्यू 0 को निकाल दिया बाहर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन इसका इसमें कर दो h dh प्लस आई dh। फिर संपूर्ण साइकिल के लिए, पूरी साइकिल के लिए एच डी एच कितना हो जाएगा 0। एच में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। एच डी एच 0 होता है, बी डी भी 0 होता है, आई डी आई 0 होता है, पूरी साइकिल के लिए एच में कोई चेंज नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। तो केवल बचेगा क्या डब्ल्यू बराबर माइनस का म्यू 0 और इंटीग्रेशन आई इंटू डी एच। तो लिखते कैसे हैं डब्ल्यू बराबर माइनस का म्यू 0 आई इंटू डी एच को क्या लिखेंगे आई बाहर डी एच का एच हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका ये होता है एरिया ऑफ आई एच लूप। तो आई एच लूप में जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो इसके बराबर होता है म्यू 0 इंटू ई, और बी एच लूप में जो होता है वो इसके बराबर। कितना डेरिवेशन आपको एग्जाम में करके आना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो पूछना जरूर। ये तो 30 वाले बच्चों की तो नेक्स्ट यूनिट पर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, और मुरार वाले बच्चों को एक क्वेश्चन बताएंगे, पता रह गया है सर हॉल के आगे का ही है कि अलग सेपरेट टॉपिक था हिस्टैरिसीस लॉ वगैरह। हिस्टैरिसीस लॉस क्या उसी के आगे है, मतलब एक ही डेरिवेशन का पार्ट है पूरा अभी तक। नहीं हॉल इफेक्ट अलग है और हिस्टैरिसीस लॉस वाला अलग है। हॉल इफेक्ट का जो डेरिवेशन आता है ना वो अलग आता है, और इसका हिस्टैरिसीस का आता है 6 नंबर में, उसमें कर्व भी पूछेगा आपसे और ये डेरिवेशन भी पूछेगा दोनों चीजें। किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछ के जरूर जाना, नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई चीज ऐसी हो कि समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट टर्न पे 30 में तो नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। मुरार में एक क्वेश्चन रह गया इंपोर्टेंट, वो भी वो करा देंगे। सर 3D मिरर इंडाइसाइज का जो डायग्राम था वो समझा दो एक बार, बस डायग्राम वगैरह समझा दो बस। किसका मिरर इंडाइसेस था ना वो, और प्लेन क्रिस्टल, उसमें 3D वाला जो था उसका डायग्राम बता दो बस। अच्छा, उसमें कुछ नहीं करते हैं, देखो क्या होता है। उसमें क्या करना पड़ता है, एक प्लेन को हमें ओरिजिन से पास करवाना पड़ता है। बोर्ड पे तो खुद ही बनता है, इसलिए वहां थोड़े से इमेजिनेशन करने पड़ते हैं। जैसे मान लो ये आपने ले लिया कैसे भी ले लो, कहीं भी ले लो, ये एक्स ले लिया, ये मान लो वाई ले लिया, और ये आपने Z। देखो एक प्लेन को तो हमें ओरिजिन से पास करवाना पड़ता है, एक प्लेन को किससे पास करवाना पड़ता है ओरिजिन से। जैसे 3D प्लेन लिया, इमेजिनेशन कर लो 3D प्लेन लिया, ओरिजिन से पास हो गया एक प्लेन, और एक प्लेन कुछ जो भी मिलर इंडाइसेस होंगे या कुछ डिस्टेंस भी बोल सकते हो वहां से पास करवाना है। जैसे इसके मिलर इंडाइसेस एच के एल है, तो मान लो इसके मिलर इंडाइसेस जो भी मानना है आपको ए अपॉन एच बी अपॉन के है ना वो माने, तो एक प्लेन को तो यहाँ से पास करवाना है आपको जिसके मिलर इंडाइसेस कितना है एच ए और एच। एक प्लेन को आपको यहाँ से पास करवाना है जिसके मिलर इंडाइसेस कितना है, इधर एच है तो ये हो जाएंगे ए अपॉन एच और 0 0, और इसके हो गए आपके 0 बी अपॉन के 0, और इसको हो गए 0 0 सी अपॉन, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई तो होगा नहीं भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ना कुछ का डिस्टेंस होगा ना, तो वो आपने मान लिया ए अपॉन एच 0 0 0 बी अपॉन के 0, एक यहाँ से पास करवाना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मतलब एक यहाँ से पास हुआ, एक यहाँ से पास हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी मान लिया आपने डी मान लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आपने इसको इससे मिलाया, आपने इसको इससे मिलाया, आपने इसको इससे मिलाया, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये एक ओरिजिन से पास हुआ प्लेन ऐसे, और ये आपका ओरिजिन से कुछ दूरी पर, जैसे 2D होता है ना, तो 2D आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखो 2D में ऐसा है 2D जैसा, जैसे एक ओरिजिन से पास हुआ, एक कुछ डिस्टेंस से पास हुआ, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
3D में थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता है, जिसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों होती है। अब एक ओरिजिन से पास हुआ, एक कुछ डिस्टेंस पर जो भी होगा वहां से पास किया, अब दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये था डायग्राम। बताओ और कुछ पूछना है तो। सर जो विशिष्ट ऊष्मा वाला क्वेश्चन है ना, स्पेसिफिकेट वाला शुरू में ही, हम्म। सर उसके ग्राफ में अपन जो नीचे लेते हैं वैल्यू 100 200, सर उसको 100 200 में लेना है या 10 20 30 करके लेना है, क्या लेना है? क्या क्या कह रहे हो, क्या? ये सर जो वो क्वेश्चन ही है विशिष्ट ऊष्मा वाला, सर आइंस्टीन वाला। विशिष्ट ऊष्मा जो शुरू में ही रहता है सबसे पहले, जिसमें वो रहता है एल्यूमिनियम डायमंड और हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। उसमें टी की वैल्यू सर 100 200 300 400 करके लेनी है या 10 20 30 40 ऐसे लेनी है? 10 20 30 करके ले लो। 100 200 300 लेना है, आपकी मर्जी है। 10 20 30, क्योंकि वहां आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि जब वैल्यू एक्यूरेट कब ली जाती, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे हैं वहां पर, ना वो हमसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं आपको। तो कोई भी ले लो, 20 20 40 ऐसे ले लो, 20 40 60 80 100, ये ले लिया, इधर वैल्यू लिख दी। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते समय अगर वैल्यू गलत नहीं ली जाती, जैसे मान लो प्रैक्टिकल कर रहे हो आप एक उसमें लैब में, फिर आप अपने अंदाजे से कोई चीज नहीं ले सकते, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो टेम्परेचर की वैल्यू। लेकिन लेना ऐसी यार कि कम से कम 20 10 15 20 से तो बड़ी हो, ऐसे मत लेना 0.1 टेम्परेचर, ये तो बहुत कम नहीं हो सर, जाएगा। 10 20 30 सही रहेगा ना। जैसे कम उसमें लिखा रहता है कि कमरे के ताप पर जो होती है वो 3R मतलब कांस्टेंट होती है, कमरे का ताप से 200 300 तो नहीं होगा भी, तो 20 30 नहीं नहीं ये तो नहीं सही। होगा ना। हाँ 10 20 30 ले लो, ये 10 20 30 ले लो, और 3R को 25 के आसपास रख दो। जो 3R है ना वो हाँ हाँ, 25 के आसपास रख दो बस। वही वही सेम आ रहा था सही। हाँ वही है। और कोई दिक्कत हो तो पूछ के जा सकते हो, फिर अपन नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।